हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल और एक बार फिर से आपका स्वागत है क्लासरूम ट्रेनिंग के इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य के भाग। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं। आज हम सेंटेंसेस के भागों के बारे में बात करेंगे। यहां पर कई एग्जांपल्स के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी सेंटेंस में आप कैसे पहचान सकते हैं कि इसके इस भाग को क्या कहते हैं। बच्चों, अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का निशान है उस पर क्लिक करिए ताकि जितने भी वीडियोस अपलोड हों उन सभी का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आपको मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं सेंटेंसेस के भागों की। कितने भाग होते हैं एक सेंटेंस में? देखिए, सबसे पहला भाग है सब्जेक्ट, जिसे आप कहते हैं कर्ता। दूसरा है वर्ब, जिसे आप कहते हैं क्रिया यानी कोई भी काम। और तीसरा है ऑब्जेक्ट, जिसे आप हिंदी में कहते हैं कारक। सबसे पहले ये समझिए एक एक करके कि ये पार्ट्स क्या हैं और सेंटेंस में इन्हें कैसे पहचाना जाता है। सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्ट की। देखिए, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही हो या फिर वो जो किसी काम को सेंटेंस में कर रहा हो। मान लीजिए मैं आपसे कहूं मेरे पापा अच्छे हैं, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? मेरे पापा के बारे में, तो सब्जेक्ट है मेरे पापा। अगर मैं कहूं आपका भाई क्यूट है, तो यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? आपके भाई के बारे में, तो सब्जेक्ट है आपका भाई। अगर मैं कहूं उसके पापा अच्छे हैं, तो यहां पर सब्जेक्ट है उसके पापा। कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं, वो सोचते हैं सब्जेक्ट है पापा। पापा नहीं, उसके पापा। जिसकी बात हो रही है वो है मेरा सब्जेक्ट। अब माना मैं कहूं अयांश खेल रहा है, यहां पर अयांश है मेरा सब्जेक्ट, क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है? अयांश के बारे में। और वो क्या काम कर रहा है? खेलने का काम। तो सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में बात हो रही हो या फिर वो जो किसी काम को उस सेंटेंस में कर रहा हो। बच्चों, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो एक नाउन हो सकता है, या एक प्रोनाउन हो सकता है, या फिर एक जेरेंड हो सकता है, या फिर एक इंफिनिटिव हो सकता है। इसके अलावा सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ और नहीं हो सकता। अगर कोई कहे कि सब्जेक्ट एडजेक्टिव है तो ये गलत है। अगर कोई कहे कि सब्जेक्ट एडवर्ब है, ये भी गलत है। केवल नाउन, प्रोनाउन, जेरेंड या इंफिनिटिव। अब देखिए नाउन क्या होता है। नाउन, प्रोनाउन, जेरेंड और इंफिनिटिव, इनके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो लेक्चर्स में आपको डिटेल में समझाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक है। अगर आप चाहें तो इन वीडियो लेक्चर्स को देखिए, पहले इन टॉपिक्स को समझिए। हालांकि यहां पर जब मैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस की बात कर रहा हूं तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको बताऊं, एटलीस्ट आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि ये होते क्या हैं। नाउन क्या है? किसी भी प्राणी का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी वस्तु का नाम या किसी निराकार का नाम। निराकार यानी जिसका कोई आकार नहीं है। निराकार यानी जिसे आप छू या देख नहीं सकते, अपने पांचों सेंसेस से जिसे महसूस नहीं कर सकते। किसी प्राणी का नाम, जैसे मेरा नाम आदित्य, आपका नाम राकेश, या फिर आपके भाई का नाम राहुल, या मेरे कुत्ते का नाम टफी, आपके कुत्ते का नाम टॉमी, या फिर किसी जगह का नाम जैसे देहरादून, हरियाणा, दिल्ली, रुद्रपुर, काशीपुर, कोई भी जगह का नाम, या फिर किसी वस्तु का नाम जैसे मार्कर, मोबाइल, लैपटॉप, फैन, पेन, कोई भी नाम। निराकार का नाम जैसे मैंने नाउन के वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, जिसे आप छू या देख नहीं सकते। कोई भी नाम दिया गया है, मैं कहूं ईमानदारी अच्छी नीति है। ईमानदारी अच्छी नीति है, यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? ईमानदारी के बारे में। ईमानदारी क्या है? क्या इसे कोई छू सकता है? क्या इसे कोई देख सकता है? सिर्फ एक नाम दिया गया है एक सोच को। तो ईमानदारी, ये जो वर्ड है ये एब्स्ट्रैक्ट है और ये एक नाउन है। नाउन में इसका नाम होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में इसे रखा जाता है, भाववाचक संज्ञा। फिलहाल यहां पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन का यूज नाउन की जगह पे किया जाता है। ये बात प्रोनाउन के वीडियो लेक्चर में डिटेल में मैं आपको समझा चुका हूं। फिलहाल बता दूं, प्रोनाउन होते हैं जैसे ही, शी, दे, यू, आई, वी, दिस, दैट, दीज, दोज, इट। ये सभी प्रोनाउन है। इनका यूज आप सब्जेक्ट में
करते हैं। अब बात करते हैं जेरेंड और इन्फिनेटिव की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर मैंने डेवलप किया है। बहुत जल्द मैं इसे अपलोड करूंगा और आप ये जान पाएंगे डिटेल में कि जेरेंड और इन्फिनेटिव क्या होते हैं। हालांकि ओवरव्यू के तौर पे यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी किसी क्रिया के साथ यानी जब भी किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगा करके उसे आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं उसे जेरेंड कहते हैं। और जब भी किसी क्रिया से पहले वर्ब से पहले टू लगा दें और तब उसे आप सब्जेक्ट में या फिर ऑब्जेक्ट में यूज करें तो वो कहलाता है आपका इन्फिनेटिव। कैसे होता है यूज, ये सेंटेंसेस के माध्यम से हम थोड़ा बहुत यहां पर समझेंगे। हालांकि इसके सेपरेट वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझ पाएंगे। बच्चों कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर आप नए हैं इंग्लिश ग्रामर में, अगर आप शुरुआती दौर में हैं, हो सकता है आपको ये वीडियो लेक्चर थोड़ा टफ लगे, लेकिन पूरी तरह से देखिए, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करिए। कुछ बातें समझ में आएंगी, कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी। क्वेश्चंस पूछिए, आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल आईडी है, जितना हो सके क्वेश्चंस पूछिए, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। लेकिन अपने कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर करिए। जिस तरह से शरीर में रीढ़ की हड्डी का एक महत्व है, ठीक उसी तरह से आज ये समझ लीजिए ग्रामर में इस बात का बहुत महत्व है कि आप ये जाने कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और कौन सी है, किस कैटेगरी की है, और ऑब्जेक्ट क्या है और किस कैटेगरी का है। यहां पर हम सब डिस्कस करेंगे सेंटेंसेस के माध्यम से। पेशेंस रखिए। अब देखिए, हमने सब्जेक्ट के बारे में एक ओवरव्यू लिया। अब इसी तरह से हम बात करते हैं वर्ब की, जिसे आप कहते हैं क्रिया। सेंटेंसेस में इसका कहां यूज है, कैसे यूज है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये समझिए, सबसे पहले बात करेंगे मेन वर्ब। किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है, मुख्य क्रिया क्या है। कोई भी काम, जैसे नाचना, ये भी एक काम है। खेलना, ये भी एक काम है। सोचना, भले आपके हाथ पैर स्थिर हों, आपका ब्रेन काम कर रहा है, वो भी एक काम है। सोचना, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं थिंक। या फिर किसी को याद करना, मिस करना, मिस ये वर्ड है, इसका मतलब है याद करना। तो खेलना, नाचना, उठना, बैठना, सोना, रोना, हंसना, जागना, ये सभी आपके काम हैं। इन्हें आप कहते हैं मुख्य क्रिया और इंग्लिश में कहते हैं आप मेन वर्ब। किसी सेंटेंस में मेन वर्ब होती है और किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होती है। इसी तरह से अगला है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है सहायक क्रिया, जिसे आप इंग्लिश में ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, इनका यूज करते हैं आप। जिस तरह से मेन वर्ब के माध्यम से सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का पता लगता है उस सेंटेंस में, ठीक उसी तरह से हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से यह पता लगता है कि वो सब्जेक्ट किस अवस्था या स्थिति में है, यानी उसका स्टेट क्या है। व्हाट इज द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। वर्तमान में है, भूतकाल में यानी बीते हुए कल में है, या भविष्य में यानी आने वाले कल में होगा। मान लीजिए मैं कहूं अयांश 2 साल का है, यहां पर मैं कहता हूं अयांश इज 2 years ओल्ड। मैंने इज का यूज किया। इज का यूज करके मैं आपको यह बताता हूं कि अयांश आज की अवस्था उसकी क्या है, कि वो 2 साल का है। अब अगर मैं कहूं अयांश 2 साल का था, अयांश वॉज 2 years ओल्ड, यहां पर वॉज का यूज करके मैं ये बताता हूं कि अयांश 2 साल का था बीते हुए कल में, यानी उसके बारे में बात तो हो रही है पर बीते हुए कल में वो 2 साल का था। अगर मैं कहूं अयांश 2 साल का होगा आने वाले कल में, अयांश विल बी 2 years ओल्ड। विल बी, यहां पर इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करके मैंने आपको यह बताया कि आने वाले भविष्य में अयांश 2 साल का होगा। तो स्थिति का पता लगा, वर्तमान है, भूतकाल है या फिर आने वाला भविष्य है। अब हेल्पिंग वर्ब में भी एक होती है मोडाल हेल्पिंग वर्ब, जिन्हें आप मोडाल या मोडल प्रोनाउंस करते हैं। दोनों तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कैन, कुड, शुड, मस्ट, वुड। इसका यूज अलग वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका भी लिंक है, आप उन्हें देखिए, समझिए। हालांकि यहां पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मेरा फोकस है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। अब हमारे सामने 2 टर्म है, एक है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में क्या आप जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। एक सेपरेट वीडियो लेक्चर मैंने बनाया था, उसमें मैंने समझाया था, आप उसे देखिए, समझिए। अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंटेंस दिया जाता है आपको,
और वर्ब होती है, उसमें पूछा जाता है कि ये वर्ब एज अ ट्रांजिटिव वर्ब यूज हो रही है या एज एन इंट्रांजिटिव वर्ब यूज हो रही है। हालांकि ओवरव्यू के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, जिस भी सेंटेंस में आप देखें कि ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट पे सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़ रहा है, तो वहां पर यूज होने वाली क्रिया यानी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज हो रही है। और अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यानी सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किसी पे नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे केस में वो वर्ब एज एन इंट्रांजिटिव वर्ब यूज हो रही है। हो सकता है थोड़ा टफ लगेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करना है। सेंटेंसेस भी हैं, उनके माध्यम से और बेहतर आप समझ पाएंगे। अब बात करते हैं हमारे तीसरे भाग की। सेंटेंस का तीसरा भाग क्या होता है? ऑब्जेक्ट, जिसे आप कहते हैं कारक। कारक इसका नाम क्यों पड़ा? इसे ऑब्जेक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पे सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, ये तो हम अक्सर जानते हैं, लेकिन इसमें भी ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में शायद आपको ना पता हो। ऑब्जेक्टिव पार्ट जो होता है सेंटेंस का, देखिए पहले तो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होती है हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होती है उस सेंटेंस में, और उसके बाद बाकी का बचा हुआ पार्ट सारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। उसमें दो चीजें हैं, या तो ऑब्जेक्ट है या फिर कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट कौन होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़ता है। और कॉम्प्लीमेंट क्या है? जब किसी सेंटेंस में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो ही नहीं जिस पर सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़े, तो वहां पर कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब टू कंप्लीट। कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड है, इसका मतलब है टू कंप्लीट, यानी सेंटेंस को केवल कंप्लीट करने के लिए उसको वहां पर फिट किया गया है ताकि सेंटेंस का सेंस बन पाए, वो सेंटेंस कहला पाए। तो देखिए, ऑब्जेक्ट में आपके पास सबसे पहला टर्म है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट या डायरेक्ट इसको प्रोनाउंस किया जाता है, दोनों तरीके से। अब देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है? जिस पर सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का डायरेक्ट प्रभाव पड़े। मान लीजिए मैं आपको कहूं, मैंने पत्थर फेंका। मैंने फेंका, फेंकना एक क्रिया है जिसे आप थ्रो कहते हैं। अब देखिए, मैंने पत्थर फेंका, पत्थर पे मेरे द्वारा किए गए कार्य यानी फेंकने का डायरेक्ट प्रभाव पड़ा, तभी तो पत्थर अपनी जगह से हिला। तो यहां पर जो पत्थर है यानी स्टोन, ये क्या है? मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसी तरह से मान लीजिए मैं कहूं, अयांश ने अर्नवी को धक्का दिया। यहां पर सब्जेक्ट है अयांश, क्योंकि काम किसने किया? अयांश ने। क्या काम किया? धक्का मारने का काम किया। धक्का मारने को आप क्या कहते हैं? पुश, पुश करना। तो अयांश ने अर्नवी को धक्का मारा, तो मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है? अर्नवी, क्योंकि अर्नवी पे सब्जेक्ट अयांश के द्वारा किए गए कार्य का डायरेक्ट प्रभाव पड़ा। उसने धक्का मारा, अर्नवी पे वो धक्का लगा, इफेक्ट पड़ा। तो ये है मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं, मैंने आप पर पत्थर फेंका। मैंने फेंका, क्या फेंका? पत्थर। पत्थर मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि उस पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ा मेरे द्वारा किए गए कार्य का। अब वो पत्थर आप पर आया, तो आप कौन है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप पर उसके बाद आप पर प्रभाव पड़ा। तो किसी भी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तभी हो सकता है जब वहां पर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो। ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का, और फिर वो दूसरे पे अगर उसका इफेक्ट पड़ेगा, वो होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसी तरह से एक टर्म होता है प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इसके बारे में अक्सर बच्चे नहीं जानते हैं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन सेंटेंसेस के माध्यम से यहां पर मैं आपको इसको बताऊंगा। इसी तरह से जैसा मैंने आपको कहा कि ऑब्जेक्ट के साथ साथ एक होता है कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हर सेंटेंस में जरूरी नहीं कि आपके पास ऑब्जेक्ट हो जिस पर सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़े। तो ऐसे केस में कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखिए, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है टू कंप्लीट। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि सेंटेंस का सेंस पूरा हो जाए। अगर कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा तो उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और अगर ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। शुरुआत करते हैं हमारे एग्जांपल्स की। पहला एग्जांपल है यशी इज क्यूट। यशी प्यारी है। यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? यशी के बारे में। तो मेरा सब्जेक्ट है यशी। क्या है ये? एक नाउन है, किसी प्राणी का नाम। और हेल्पिंग वर्ब क्या है इस सेंटेंस में? इज। इज कैसी हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब। वर्तमान का पता लगता है, यशी है। यशी क्या है?
क्यूट है। ये जो वर्ड है क्यूट, ये यूं तो एक एडजेक्टिव है यानी विशेषण, क्योंकि ये किसी नाउन की विशेषता बता रहा है। हो सकता है आपको ये ना पता हो कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, फिलहाल मैं इसमें नहीं जाऊंगा। यहां पर अगर आप देखें, ये मेरा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। क्या ये कोई ऑब्जेक्ट है? क्या इस वर्ड क्यूट पर यशी के द्वारा किए गए किसी कार्य का कोई प्रभाव है? यहां पर यशी ने तो कोई काम ही नहीं किया, तो इस सेंटेंस में यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां पर क्या है? कॉम्प्लीमेंट। अब देखना यह है कि वो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्टिव है या फिर ऑब्जेक्टिव है। तो अगर आप देखें यहां पर जब कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो ये पार्ट मेरा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, यशी के बारे में बता रहा है कि यशी क्या है? क्यूट है। इसी तरह से देहरादून इज अ नाइस सिटी, मेरा सब्जेक्ट है देहरादून, क्योंकि देहरादून के बारे में बात हो रही है। कैसा सब्जेक्ट है? नाउन है, प्रोनाउन है, जेरेंड है या इंफिनिटिव है? ये नाउन है यानी संज्ञा है, क्योंकि ये किसी जगह का नाम है। अब देखिए इज प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब, वर्तमान स्थिति के बारे में बता रहा है। देहरादून है, क्या है? अ नाइस सिटी। ये जो पार्ट है अ नाइस सिटी, यहां पर कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा। तो यहां पर ऑब्जेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। कैसा कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है? जब यहां कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो फिर ये क्या है? ये मेरा एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, देहरादून के बारे में बता रहा है, जो कि मेरा सब्जेक्ट है कि वो एक अच्छा शहर है। अब देखिए मेरा अगला सेंटेंस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। किसके बारे में बात हो रही है? ईमानदारी के बारे में। तो सब्जेक्ट क्या है? ईमानदारी यानी ऑनेस्टी। जैसा मैंने आपको बताया किस तरह का सब्जेक्ट है ये एक नाउन है। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसे आप भाववाचक संज्ञा कहते हैं, क्योंकि इसको आप छू या देख नहीं सकते। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहां पर? इज। यहां पर कोई क्रिया है? मेन वर्ब है यहां पर कोई क्रिया? नहीं है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब इज, वर्तमान की हेल्पिंग वर्ब। और द बेस्ट पॉलिसी ये मेरा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। जब यहां कोई क्रिया ही नहीं है तो डायरेक्ट इफेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ रहा, तो ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। कैसा कॉम्प्लीमेंट है? जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट तो नहीं हो सकता, तो कैसा कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्टिव। यू आर प्लेइंग फुटबॉल, यहां पर मैंने कहा आप फुटबॉल खेल रहे हो। कौन खेल रहा है फुटबॉल? आप। कौन कर रहा है खेलने का काम? आप। तो सब्जेक्ट कौन है? आप। तो मेरा सब्जेक्ट है यू। कैसा सब्जेक्ट है? ये एक प्रोनाउन है, जिसे आप सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए यू आर, आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। इज का यूज कहां होता है? एम का यूज कहां होता है? आर का यूज कहां होता है? आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। हो सकता है आपको पता भी हो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट। अगर आपको नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का एक सेपरेट वीडियो लेक्चर जो मैंने आपके लिए बनाया था, उसका लिंक वहां पर दिया गया है, उसे देखिए और समझ सकते हैं आप। लेकिन फिलहाल यहां पर मेरा जो फोकस है वो ये है प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब। और अब देखिए यहां पर मेरा प्ले, ये क्या है? ये एक मुख्य क्रिया है, खेलना मुख्य क्रिया है। यहां पर जो मेरा ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, इस पर आपके द्वारा किए गए कार्य यानी खेलने का डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है। फुटबॉल अपनी जगह से मूव कर रही है क्योंकि आप उस काम को कर रहे हो। काम क्या है? खेलने का। तो यहां पर फुटबॉल है मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए he has a football, यहां पर मैंने कहा उसके पास एक फुटबॉल है। he has a football, सब्जेक्ट कौन है? वो को क्या कहते हैं? he। कैसा सब्जेक्ट है मेरा? ये एक प्रोनाउन है, ठीक है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब है मेरी has, जिसका मतलब होता है पास है। ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। अब मैं कहता हूं अ फुटबॉल, ये मेरा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है मेरा? क्या ये कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, यहां पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या है यहां पर? कॉम्प्लीमेंट। कैसा कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव? जब यहां कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो ये मेरा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अब देखिए मेरा अगला सेंटेंस, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है। किसके बारे में बात होती है? पढ़ने के बारे में। पढ़ना तो एक क्रिया है, फिर यहां पर मैंने एज अ सब्जेक्ट इसको कैसे यूज किया? तो मैंने आपको बताया था जब किसी क्रिया के साथ आईएनजी लगा करके उसे एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप कहते हैं
जेरेंड। तो यहां पर ये जो वर्ड आपको दिख रहा है रीडिंग, यहां पर बेसिकली ये क्रिया जो है रीड, इसके साथ आईएनजी लगा के इसे एज अ नाउन यूज किया गया है और इसे कहते हैं आप जेरेंड। तो यहां पर सब्जेक्ट है मेरा रीडिंग, उसके बाद इज ये हेल्पिंग वर्ब है, अ गुड हैबिट ये क्या है, यहां पर सब्जेक्ट के द्वारा किसी कार्य का प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं है तो ये कॉम्प्लीमेंट है। और कैसा कॉम्प्लीमेंट है, ये है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखिए अगला सेंटेंस है टू रीड इज अ गुड हैबिट। सेम इसी सेंटेंस को अगर आप देखें तो मैंने दूसरे तरीके से बनाया। इस बार मैंने वर्ब के साथ आईएनजी का यूज नहीं किया, मैंने वर्ब से पहले टू का यूज करके उसे सब्जेक्ट में यूज किया। पढ़ना सेंस वही है लेकिन टू का यूज किया, तो बेसिकली मैंने यहां पर सब्जेक्ट को एज एन इंफिनिटिव यूज किया, जेरेंड की तरह नहीं बल्कि इंफिनिटिव की तरह यूज किया। तो यहां पर अगर मेरा सब्जेक्ट कोई मुझसे पूछे कि कैसा सब्जेक्ट है ये, नाउन है, प्रोनाउन है, जेरेंड है या इंफिनिटिव है, तो मैं कहूंगा ये इंफिनिटिव है, क्योंकि यहां पर वर्ब से पहले टू का यूज करके इसे एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है। अब हेल्पिंग वर्ब देखें, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है इज, और उसके बाद में अ गुड हैबिट, फिर वही मेरा कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए मेरा अगला सेंटेंस है यू पीपल आर सेल्फिश, आप लोग स्वार्थी हो। यहां पर जो मेरा सब्जेक्ट है अगर आप उसको ध्यान दें, यू एक प्रोनाउन है, पीपल एक कलेक्टिव नाउन है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि किसी सेंटेंस में ऐसा हो सकता है कि सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन एक साथ आए, या फिर जेरेंड और नाउन एक साथ आए, या इंफिनिटिव और नाउन एक साथ आए, तो ऐसा संभव है। इस सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट है यू पीपल और मेरी हेल्पिंग वर्ब है आर, जो कि प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, और सेल्फिश। अब मुझे उम्मीद है आप ये समझ चुके होंगे कि जब किसी सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो वहां पर एक है कॉम्प्लीमेंट। कैसा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो ये है मेरा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। निश्चिंत रहिए आपके सामने ऐसे एग्जांपल्स भी आएंगे जिनमें आपको ये पता लगेगा कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है। अगला एग्जांपल है अयांश पुष्ट अर्नवी। अयांश ने अर्नवी को धक्का दिया। मेरा सब्जेक्ट है अयांश, जो कि एक नाम है किसी व्यक्ति का, किसी प्राणी का, ये एक नाउन है। यहां पर क्रिया है पुश, मेन वर्ब धक्का देना, और यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट है अर्नवी। कैसा ऑब्जेक्ट है, अर्नवी पे सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का डायरेक्ट प्रभाव पड़ा, ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी। इस सेंटेंस में भी अगर आप देखें, क्रिकेट खेलना मेरी हॉबी है। यहां पर सब्जेक्ट है क्रिकेट खेलना, किसके बारे में बात हो रही है, क्रिकेट खेलने के। क्रिकेट खेलना मेरी हॉबी है, सब्जेक्ट है क्रिकेट खेलना। खेलने को कहते हैं प्ले। सब्जेक्ट में वर्ब कैसे आ सकती है, वर्ब के साथ या तो आईएनजी लगा लें या फिर वर्ब से पहले टू लगा लें। तो यहां पर मैंने आईएनजी लगाया, मैंने कहा प्लेइंग क्रिकेट, ये है मेरा जेरेंड, और क्रिकेट ये एक गेम का नाम है। हेल्पिंग वर्ब है यहां पर इज, और माय हॉबी ये क्या है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए कुछ और सेंटेंसेस आपके सामने। ही थ्रू द बॉल, उसने बॉल फेंकी। मैंने आपको बताया था फेंकने को कहते हैं थ्रो, उसकी सेकंड फॉर्म है थ्रू, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। हो सकता है टेंसेस के बारे में आप ना जानते हो और हो सकता है जानते हो। अगर नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेंसेस का लिंक है, सभी टेंसेस के वीडियोस को एक के बाद एक देखिए और समझिए। यहां पर देखिए उसने बॉल फेंकी, ही थ्रू द बॉल। यहां पर मेरा सब्जेक्ट है ही, जो कि एक प्रोनाउन है। यहां पर मेरी मेन वर्ब है फेंकना, जिसे आप कहते हैं थ्रो, उसकी सेकंड फॉर्म यूज हुई है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और यहां पर बॉल, ये जो पार्ट है, बॉल क्या है, मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ा, जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था। हां, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि यहां पर द का यूज क्यों किया, कई बार कहते हैं द का यूज क्यों नहीं किया। बच्चों द का यूज क्यों करें और क्यों ना करें, ये बात तभी आपको क्लियर हो पाएगी जब आप आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स के बारे में, दोनों के बारे में वीडियो लेक्चर्स मैंने डेवलप किए हैं आपके लिए। वो वीडियो लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने दिए हैं, देखना चाहें उनको देखिए, समझिए। हालांकि यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सेंटेंस आपके सामने, ही थ्रू द बॉल ऑन मी। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, यहां पर मेरा सब्जेक्ट है ही, ये है मेरी मेन वर्ब, बॉल है मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मुझ पर बॉल फेंकी, मैं हूं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि पहले इस पे प्रभाव पड़ा और उसके बाद मुझ पे प्रभाव पड़ा, तो मैं हूं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और यहां पर आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आएगा। देखिए सब्जेक्ट ही,
थ्रू द बॉल हार्ड ऑन मी। यहां पर एक वर्ड मैंने ऐड किया है हार्ड। अब आप देखिए, सब्जेक्ट है ही, मेन वर्ब है थ्रू, बॉल है मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मैंने आपको बताया मी, मुझ पर, मैं क्या हूं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर हार्ड कहने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को और मॉडिफाई किया गया, उसके बारे में और अतिरिक्त सूचना दी गई। उसने बॉल फेंकी, बॉल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बॉल फेंकी, लेकिन कैसी फेंकी, हार्ड फेंकी, और ज्यादा तेज फेंकी। तो ऐसे केस में ये जो वर्ड है हार्ड, ये मेरे ऑब्जेक्ट को भी मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये यहां पर एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो अब आप समझे कि कॉम्प्लीमेंट दो तरह के हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव तो बहुत सिंपल है, अगर ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट में वो क्या है, वो एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट तब होता है जब वहां पर ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दे, वही मेरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अब देखिए मेरा अगला सेंटेंस है डैड स्माइल्ड अ लॉट। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। इस सेंटेंस में एक नए कॉन्सेप्ट का आपको पता लगेगा, हो सकता है इसके बारे में आपको पहले से ना पता हो। यहां पर मेरा सब्जेक्ट है डैड। कैसा सब्जेक्ट है, एक कॉमन नाउन। अब देखिए मेरी मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया है स्माइल। स्माइल मतलब मुस्कुराना। पापा मुस्कुराए, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, स्माइल की सेकंड फॉर्म का यूज यहां पर हुआ है। पापा मुस्कुराए, अलॉट, अलॉट मतलब बहुत, पापा बहुत मुस्कुराए। अब यहां पर अगर आप देखें, क्या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस पर पापा के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़ रहा हो, नहीं पड़ रहा। यहां पर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये जो पार्ट है ये ऑब्जेक्ट तो है नहीं। क्या है ये, एक कॉम्प्लीमेंट है। कैसा कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ये एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन इसके साथ साथ एक इंफॉर्मेशन और आपको जाननी होगी, और वो ये कि ये जो क्रिया है स्माइल, अगर आप देखें पापा ने एक काम किया, मुस्कुराने का काम किया, लेकिन उसका प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ा। तो जब भी किसी सेंटेंस में ऐसी कोई क्रिया हो जिसका प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट पे ना पड़े, तो वो क्रिया क्या मानी जाती है, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या माना जाता है कि उस क्रिया को उस सेंटेंस में किस तरह से यूज किया गया है, इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह। ठीक इसी तरह से अगर आप देखें, सेंटेंस था यू आर प्लेइंग फुटबॉल, आप फुटबॉल खेल रहे हो। यहां पर आपके द्वारा किए गए कार्य यानी खेलने का प्रभाव फुटबॉल पे पड़ा। तो जब क्रिया का प्रभाव फुटबॉल यानी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, तो ऐसे केस में जो क्रिया है उसे आप कहते हैं कि ये किस तरह से यूज हो रही है, ट्रांजिटिव वर्ब की तरह। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो हैं जो किसी सेंटेंस में आती हैं तो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो हैं जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ता। तो कुल मिला के वहां कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं। अब देखिए अगला सेंटेंस आपके सामने है, आई हर्ट यू। मैंने आपको चोट पहुंचाई या मैंने आपका दिल दुखाया। हर्ट मतलब किसी का दिल दुखाना या किसी को चोट पहुंचाना। सब्जेक्ट हूं मैं, आई, मैंने दिल दुखाया। दिल दुखाना एक क्रिया है, हर्ट ये क्रिया है। किसका दिल दुखाया, आपका दिल दुखाया। ऑब्जेक्ट कौन है, आप हो। अगर आप यहां पर देखें, आप पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ा, आप यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट हूं आई, आई यानी प्रोनाउन है, और हर्ट एक क्रिया है जिसे आप मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया कहते हैं। अब देखिए इस सेंटेंस में आई एम हर्ट, यहां पर मेरा सब्जेक्ट है आई यानी मैं, प्रोनाउन, और एम है यहां पर मेरी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब, और मेरा जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसमें क्रिया है जो कि है हर्ट। इस सेंटेंस का मतलब है मेरा दिल दुख गया है या मुझे चोट पहुंची है, आई एम हर्ट। यहां पर सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं किया गया, मैंने कोई काम किया क्या, मेरा तो खुद का दिल दुखा हुआ है। तो ऐसे केस में यहां पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो यहां पर ये जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है मात्र सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए दिया गया है, इसलिए ये एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। यहां पर हर्ट का यूज क्रिया की तरह नहीं हो रहा है। हर्ट का एक मतलब होता है चोट पहुंचाना, और एक मतलब होता है खुद को चोट पहुंची हुई होना। अगर आप यहां पर देखें आई एम हर्ट, मुझे खुद चोट पहुंची हुई है, तो यहां पर हर्ट का यूज एज अ वर्ब नहीं किया गया है बल्कि एज अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट किया गया है, सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। उसके बारे में कुछ एडिशनल बात बताई गई है, मेरे बारे में एडिशनल बात बताई गई कि मेरा दिल दुखा हुआ है। अब देखिए मेरा अगला सेंटेंस है आई एम वेटिंग फॉर यू। इस सेंटेंस में भी आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। यहां पर सब्जेक्ट है आई, आई एक प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है मैं।
आई के साथ एम का यूज किया जाता है। एम ये एक प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। वेटिंग, वेट मतलब इंतजार करना, तो कोई काम करना। वेट यहां पर एक मेन वर्ब है, इंतजार करना। आईएनजी का यूज तो इसलिए किया गया है क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस है। रहा है, रही है, रहे हैं के लिए आईएनजी का यूज आप करते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर देखें, मेरा ऑब्जेक्ट कौन है? मेरा ऑब्जेक्ट है आप। आपका इंतजार कर रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके लिए, फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। तो ऐसे केस में जब ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन का होना अनिवार्य हो, जरूरी हो, या फिर मैं यूं कहूं कि वर्ब के बाद प्रेपोजिशन का लगना जरूरी हो, ऐसे केस में ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मेरा कहलाता है प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ऐसे कई सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे जब आप इंग्लिश सीखते जाएंगे, जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन का यूज होना, यानी वर्ब के बाद प्रेपोजिशन का यूज होना अनिवार्य होगा। ऐसे सभी ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं मेरे प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए आपके सामने अगला सेंटेंस है, माई ब्रदर कैन गो देयर, मेरा भाई वहां जा सकता है। माई ब्रदर, मेरा भाई, किसके बारे में बात हो रही है? मेरे भाई के बारे में। तो सब्जेक्ट है माई ब्रदर। कैसा सब्जेक्ट है? इसमें माई ये एक पॉजेसिव प्रोनाउन है और ब्रदर ये एक कॉमन नाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में प्रोनाउन के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में समझाया है। अब देखिए यहां पर जो मेरी हेल्पिंग वर्ब है वो है कैन। ये एक मोडाल हेल्पिंग वर्ब है, मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब, मोडाल हेल्पिंग वर्ब। और साथ ही साथ यहां पर अगर आप देखें वर्ब, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया है जाना, जाने को कहते हैं आप गो। और यहां पर मेरा ऑब्जेक्टिव पार्ट है देयर। ये क्या है? क्या यहां पर सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट में पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। मेरा भाई वहां जा सकता है, सिर्फ बताया गया है कि वो वहां पर जाने में समर्थ है, लेकिन सब्जेक्ट के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जा रहा जिसका प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट पे पड़े। तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट है। और चूंकि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट तो हो नहीं सकता। ये कैसा कॉम्प्लीमेंट है? मेरा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए आपका अगला सेंटेंस है, आई माई सेल्फ शुड बाय अ कार, मुझे खुद एक कार खरीदनी चाहिए। आपके सब्जेक्टिव पार्ट में क्या है? किसे खरीदनी चाहिए कार? मुझे खरीदनी चाहिए, मुझे खुद खरीदनी चाहिए। जब आप कहते हैं खुद, यहां पर माई सेल्फ का यूज एक इंटेंसिव प्रोनाउन की तरह किया गया है। और दूसरे सेंटेंस में अगर आप देखें, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं ये खुद करूंगा, यहां पर भी खुद के लिए या स्वयं के लिए माई सेल्फ का यूज है, लेकिन सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव पार्ट में। तो जब भी कभी सेल्फ, सेल्फ क्या है, किस तरह का प्रोनाउन है? ये बना है आई से बना है माई सेल्फ। माई सेल्फ का यूज या तो सब्जेक्ट में हो सकता है या ऑब्जेक्ट में। अगर सब्जेक्ट में होता है तो इंटेंसिव प्रोनाउन कहलाता है, अगर ऑब्जेक्ट में होता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। ये बात प्रोनाउन के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताई है। फिलहाल यहां पर अगर आप देखें, शुड ये है मेरी हेल्पिंग वर्ब। कैसी हेल्पिंग वर्ब है? ये है मेरी मोडाल हेल्पिंग वर्ब। यहां पर मेरी क्रिया है खरीदना, मुख्य क्रिया जो कि है बाय, और उसके बाद मेरा ऑब्जेक्टिव पार्ट है अ कार। इसी तरह से आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं ये खुद करूंगा। यहां पर आप समझ सकते हैं मेरा सब्जेक्ट है आई जो कि एक प्रोनाउन है, मेरी हेल्पिंग वर्ब है विल, और उसके बाद डू ये एक क्रिया है मेन वर्ब। इट मेरे ऑब्जेक्टिव पार्ट में है माई सेल्फ के साथ में। जैसा मैंने आपको बताया माई सेल्फ का यूज ऑब्जेक्ट में हो सकता है एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह। बच्चों जब मैं आपको टेंसेस के बारे में, सिंपल सेंटेंसेस के बारे में या कई टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस बात को जानना कि यहां पर सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है या फिर कॉम्प्लीमेंट। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिर भी हो सकता है कोई प्रश्न हो आपके, आप बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ग्रामर के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए विदा लूंगा। धन्यवाद।